वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमारे कई सारे दर्शकों की रिक्वेस्ट आई थी कि टीडीएस के ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बनाइएगा ताकि पता चलेगा, काम करते समय हमें यह भी समझेगा कि एप्लीकेबल कैसे होता है, कौन से सेक्शन में कैसे कट करना चाहिए। तो उन सारे दर्शकों के लिए ये वीडियो, और इवन जो हमारे दर्शक अकाउंट्स में काम कर रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड जो मैटर्स है उसमें, तो उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही यूजफुल है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जान लेते हैं एग्जैक्टली टीडीएस मतलब क्या। टीडीएस माना टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जहां पर भी वेंडर का इनकम सोर्स होता है वहां पर ही टैक्स को डिडक्ट करके गवर्नमेंट को सबमिट करना। इट्स लाइक अ एडवांस टैक्स। जैसा कंपनीज में एडवांस टैक्स पहले ही फाइल किया जाता है और जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है तभी इस सबको कवर अप किया जाता है, वैसा ही टीडीएस कुछ स्लैब्स है उसमें, उसके वाइज डिडक्ट करना होता है और एवरी मंथ बैंक में डिपॉजिट करना होता है। और इसको सीबीडीटी माना सेंट्रल बोर्ड उसको कंट्रोल करता है। अभी क्या होता है कि जब भी वेंडर कुछ पेमेंट लेने जाता है सोसाइटी में, तो सोसाइटी उसका टैक्स डिडक्ट करके उसका जो टीडीएस डिडक्ट किया है उसको बैंक में डिपॉजिट कर देती है। और जब भी वो खुद का टीडीएस रिटर्न फाइल करती है, और इवन डिडक्टी माना जो एसएससी है वो भी अपना रिटर्न फाइल करता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, तो उसका 26A फॉर्म में वो सारा दिख जाता है कि उसका जितना टीडीएस कट हुआ था, क्या वो डिपॉजिट हुआ है कि नहीं, सोसाइटी ने जमा किया है कि नहीं। तो अगर उसको इनकम टैक्स लायबल नहीं होगा तो उसका जो भी टीडीएस डिडक्ट किया था वो रिफंड आ जाता है, या फिर अगर उसका कुछ टैक्स लगने वाला है तो उसमें वो बाय डिफॉल्ट डिडक्ट हो जाता है। अभी सोसाइटी में कैसा है कि सोसाइटी में एक्चुअली दो कैटेगरी में ही सिर्फ टीडीएस डिडक्ट होता है। एक है 194J। 194J आता है प्रोफेशनल फीस के अंतर्गत, और 194C आता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए। तो सोसाइटी में ये दो ही मेन सर्विसेज है जिसमें अगर कोई प्रोफेशनल फीस आप सोसाइटी के लिए पे कर रहे हो जिसकी अमाउंट 30,000 से ज़्यादा है, मीन सीए को दे रहे, एडवोकेट को कोई लीगल फीस दे रहे हो, या सीए को किसी दूसरे काम के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप किसी अमाउंट को पे कर रहे हो प्रॉपर, तो उसमें आपको टीडीएस डिडक्ट करना है 194J के अगेंस्ट, और उसमें आपको 10% डिडक्ट करना रहेगा। आप वो सारे डिटेल आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कैसा आपका स्लैब रहेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है और एप्लीकेबल कैसा होता है। सेकेंडली, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करें, कॉन्ट्रैक्टर माना लिफ्ट वाले हैं, कोई एएमसी वाले हैं, सीसीटीवी है, इंटरकॉम, पेस्ट कंट्रोल, या अगर आपकी सिक्योरिटी सर्विसेज भी है, तो इन सबको जब भी आप पेमेंट करने जाते हो और उसका सिंगल पेमेंट कभी 30,000 से ऊपर होता है तो उस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करना है और वो बैंक में डिपॉजिट करना है। अभी अगर वो प्रोप्राइटरशिप रहेगी, मीन्स इंडिविजुअल अगर वो रहेगा वेंडर, और उसका पैन नंबर अगर इंडिविजुअल आता है, तो उस केस में आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। और अगर अदर देन इंडिविजुअल माना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या और कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस केस में 2% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। जो नेट अमाउंट है बिफोर जीएसटी वाला अमाउंट, उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है, और फिर एंड ऑफ द मंथ आपको वो सारा बैंक में डिपॉजिट करना होता है। अभी नेक्स्ट केस आता है कि ये सारा हो गया लेकिन उसको करना कैसे है, मीन्स एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है। तो जब भी आप पेमेंट डिडक्ट करते हैं स्लैब वाइज, वो डिडक्ट करके आपको डिटेल मेंटेन रखना होगा, और जब भी वो ले रहे तभी वेंडर का आपको पैन नंबर बिना भूले लेना है। अगर पॉसिबल रहेगा तो उसका पैन का आप जेरोक्स ही ले लें, बिकॉज बाद में जब भी आप टीडीएस रिटर्न फाइल करते हो उसमें अगर कुछ भी मिस्टेक्स रहेगा, एक आध अगर नंबर में भी या फिर उसका वर्ड में भी मिस्टेक रहेगा, तो उसका टीडीएस रिटर्न फाइल होने में दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए आपका बेटर है आप पैन कार्ड का जेरोक्स ले लें और पूरी डिटेल को मेंटेन करके रखें। अभी इस केस में कैसा है, जब भी आप एवरी मंथ उसका टीडीएस डिडक्ट करते हो तो आपको एक एक्सेल शीट में मेंटेन रखना है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इसमें मैंने दिखाया है ऑलरेडी कि वेंडर के डिटेल आपको वहाँ पे मेंटेन करने हैं, और फिर वो कौन से कैटेगरी के अंडर आता है, मतलब 194C के अंडर आता है कि 194J के अंडर आता है। इवन उसका आपने टीडीएस कितना परसेंट डिडक्ट किया है, उसका पैन नंबर आपको बिना भूले लेना है वहाँ पे। नेट अमाउंट कितना था, ताकि पता चलेगा कि आपने जो डिडक्ट किया है वो टीडीएस करेक्ट है कि रॉन्ग है, वो आपको दोनों भी चीज़ें यहाँ पे पता चलेगी। और उसके बाद फिर पेमेंट आपने उसको कितना किया, और लास्ट में आपने टीडीएस कहाँ पे डिपॉजिट किया, कौन से तारीख को डिपॉजिट किया। बेटर है अगर आप चलन भी उसका स्कैन करके आपके पीसी में रख लें, और अगर आपके यहाँ पे मैनुअल है अभी भी,
तो आप उसका कॉपी इसमें अटैच करके रख सकते हैं, ताकि जब भी आप टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के लिए देंगे तभी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि जितना पेमेंट आपने वेंडर को किया और टीडीएस डिडक्ट किया वो मैच होता है कि नहीं। बिकॉज जब भी आप एनुअली आपका ऑडिट करने जाओगे या एनुअली आपका जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा, तो कभी कभी इसमें क्वेरीज आती है, मिसमैच होते हैं फिगर्स। तो इसके लिए एवरी क्वार्टर अगर आप ये सब करके रखेंगे तो आपके लिए एक बेटर रहेगा। नेक्स्ट आता है कि ये न्यू रूल अभी निकले हैं। पहले कैसा होता था कि टीडीएस का एक फॉर्म आता था और उसको आपको फिलअप करके बैंक में, मतलब कोई भी बैंक में जहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं वहाँ पे आप उसको डिपॉजिट कर सकते थे। बट नया रूल जो आया है उसके बेसिस पे आपको कैसा है कि आपको पहले ही टीडीएस का चलन जनरेट करवाना पड़ेगा आपके सीए से या अकाउंटेंट से। जितना भी आपका टीडीएस आपने डिडक्ट किया है एवरी मंथ, मतलब 194J के अगेंस्ट आपने जो सेपरेट किया है उसका सेपरेट, और कॉन्ट्रैक्टर को जितने आपने पेमेंट किए हैं उसका सेपरेट। अगर आपका एक ही है तो एक ही आएगा। वो दोनों आपको चलन दोनों सेपरेटली जनरेट करने हैं। चेक करना है कि आपका बैंक उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं। बिकॉज अगर कोई भी बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है तो नेशनलाइज बैंक अभी एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो फिर आपका बैंक के थ्रू वो नेशनल बैंक से फिर थोड़ा भी लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया है। ये सारा आपको 7 तारीख के पहले करना है। मतलब सपोज आपने जून के कुछ पेमेंट्स किए हैं, 1 जून से 30 जून के तहत आपने कुछ पेमेंट्स किए हैं, तो आपको उसको 7 जुलाई के पहले जितना भी डीडक्ट डिपॉजिट आपने जो कलेक्ट किया है वो आपको बैंक में बिना भूले डिपॉजिट करना है। अगर आपने नहीं किया तो उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट भी लगता है। ये चलन जनरेट करने के बाद आपको उसको प्रॉपरली फिलअप करना है, सारे चेक के नंबर, कौन से बैंक से आप डिपॉजिट करने वाले हो, वो सारा डिटेल आपको फिलअप करके फिर आपके जो बैंक एक्सेप्ट करती है वहाँ पे जाके आपको करना पड़ेगा। ये करने के बाद आपका जो भी ईमेल आईडी रजिस्टर रहेगा उस पर इमीडिएटली एक रिसीट आ जाता है, जिसको आपको फिर आपके रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा, ताकि जब भी आप रिटर्न फाइल करने जाओ तो उस केस में आप ये सीए को या आपके अकाउंटेंट को सबमिट कर सकते हैं। अभी ये टीडीएस रिटर्न फाइल करने में भी कुछ उनके ड्यू डेट से गवर्नमेंट ने ड्यू डेट बताए हैं, उसके अंदर ही आपको ये सब करना है। अगर आप फर्स्ट क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए दे रहे हो, फर्स्ट क्वार्टर मीन्स 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, तो आपको उसका रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करना चाहिए। सेकेंड क्वार्टर मीन्स जुलाई से सितंबर तक अगर आपने किसी के टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट किए हैं तो उसका रिटर्न आपको 31 अक्टूबर तक करना है। थर्ड क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर तक अगर आपने डिडक्ट किया है तो उसको आपको 31 जनवरी तक रिटर्न फाइल करना चाहिए। और लास्ट वाला क्वार्टर जनवरी से लेके मार्च तक, 31 मार्च तक जितना आपने टीडीएस डिडक्ट और डिपॉजिट किया है उसका रिटर्न आपको 30 अप्रैल तक फाइल कर देना चाहिए। ये कैसा है, अगर आपने वैसा नहीं किया होता है तो इसमें भी पेनाल्टी लगती है, कंपनीज को भी लगती है, और अगर सोसाइटी भी रिटर्न ड्यू डेट के बाद भरती है तो उनको भी पर डे कुछ चार्जेस लगता है। अभी जब भी आप रिटर्न फाइल करने के लिए अपने सीए को देते हैं तो हमेशा क्या होता है कि वो सीए की क्वेरीज आती है कि आपका ये डिटेल प्रॉपर नहीं है या आपके इसमें थोड़ा मिसमैच है। तो इसमें मेन क्या है कि आपको पैन नंबर का, जैसे हमने कहा कि आपको जेरोक्स रखना चाहिए ताकि आप नंबर को और उसके डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। और फिर आपने टैक्स कितना पे किया था, मतलब उसका डिडक्ट कितना किया और उसका आपने डिपॉजिट कितना किया, वो दोनों मैच होना चाहिए। टीडीएस चलन आपके पास होना चाहिए, मतलब पे किया हुआ, वो भी 7 तारीख के पहले। अगर 7 तारीख के बाद किया होगा तो आपको उसमें 1.5% इंटरेस्ट भी लगता है। डेट ऑफ पेमेंट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसके बाद टीडीएस रेट, वो सारा आपका चेक करके फिर आपका सीए या फिर आपका अकाउंटेंट जो है वो टीडीएस रिटर्न को फाइल कर सकता है। तो बेटर है जब भी आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो तो उसको आप पहले ही एक्सेल शीट में जैसे हमने दिखाया था वैसे मेंटेन करके रखें, ताकि आपको आसानी हो जाएगी। और ये रिटर्न फाइल करने के बाद आपको आपका सीए टीडीएस का सर्टिफिकेट इशू करता है, या फिर 26A में भी अगर आप इनकम टैक्स के रिटर्न के साइट पे जाओगे तो आपको 26A में भी रिटर्न फाइल होने के बाद ये सारा अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा। तो ये सारा मेन टीडीएस रूल्स है। जैसा कंपनी को एप्लीकेबल है वैसा ही हाउसिंग सोसाइटी को भी एप्लीकेबल है। तो जो नॉन अकाउंट बैकग्राउंड के हैं मे भी उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है समझने के लिए, लेकिन आप आपके अकाउंटेंट या फिर आपके सीए का हेल्प ले सकते हैं ये सारा समझने के लिए। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, हम उसके जवाब ज़रूर देंगे आपको। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें,
ताकि नए जितने भी वीडियोस आने वाले हैं इसके सबके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।